हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर डिस्कस करेंगे जो 1746 से लेके 1748 तक चली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, मतलब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो मैं इसका अगर आपको बैकग्राउंड बता दूं तो जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग यूरोपियन पावर्स आई हुई थी, जैसे पोर्चुगीज, डेन्स, डच, ब्रिटिशर्स और उसी के साथ साथ फ्रेंच। तो ये 5 यूरोपियन पावर्स जो थी वो हिंदुस्तान आई। पोर्चुगीज सबसे पहले आए इस देश में, वास्को डी गामा 1498 में कैलिकट में पहुंचते हैं हिंदुस्तान में। उसी के साथ साथ फिर हमारे पास डच आते हैं, डेन्स आते हैं, फ्रेंच आते हैं और ब्रिटिशर्स आते हैं। तो ये 5 यूरोपियन पावर्स हिंदुस्तान में आई हुई थी। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें ये देखने को मिला कि बाकी चारों जो पावर्स थी यूरोपियन पावर्स, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है वो राइज करने लगी। और फिर बाद में जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पूरे के पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया और फिर उन्होंने हुकूमत करना स्टार्ट कर दी डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल कर लिया और इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या वो रीजंस थे कि बाकी जो यूरोपियन पावर्स थी वो हिंदुस्तान में राइज नहीं कर सकी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में 3 वॉर्स होती हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर और थर्ड कर्नाटिक वॉर। और थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद में ये तय हो जाता है कि अब हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही डोमिनेट करेगी। एक अनडिस्प्यूटेड मास्टर बन जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि बाकी सारी जो यूरोपियन पावर्स थी उनका डिक्लाइन हो जाता है। जो सबसे बड़ी यूरोपियन पावर थी फ्रेंच, उसको भी जो है वो थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद उनका भी डिक्लाइन हो जाता है, उनको भी हरा दिया जाता है और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अनडिस्प्यूटेड पावर बन जाती है हिंदुस्तान के अंदर। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होती है 1746 से लेकर 1748 तक, इसका मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि कर्नाटिक कौन सा रीजन है। तो कर्नाटिक जो है वो साउथ इंडिया में एक रीजन आता था, एक स्टेट आती थी, आप ये कह सकते हैं एक प्रोविंस आता था, जो कि तमिलनाडु के साथ में आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का एरिया भी इसमें आता है, यहाँ पे हैदराबाद है। ये जो कर्नाटिक हुआ करता था इसकी जो कैपिटल थी वो एरकॉड थी और जो कर्नाटिक का उस वक्त नवाब हुआ करता था, जो कर्नाटिक को रूल करता था, उसका नाम था अनवर उद्दीन, जो कि ब्रिटिशर्स का एलाई था, मतलब ब्रिटिशर्स की वो सपोर्ट करता था। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि कर्नाटिक रीजन है कहाँ। तो वो साउथ इंडिया में है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। कर्नाटिक की कैपिटल कहाँ पे है, तो एरकॉड कर्नाटिक की कैपिटल थी। और कर्नाटिक को उस वक्त रूल कौन करता था, तो अनवर उद्दीन करता था, जो कि वहां का नवाब था और ब्रिटिशर्स का भी सपोर्टर था, ब्रिटिशर्स का एक एलाई था। अब कर्नाटिक इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना जरूरी क्यों है कर्नाटिक, ये जो रीजन है? देखो, कर्नाटिक जो है ना वो एक की ट्रेड जोन है जिसमें मद्रास और पौंडीचेरी जैसे पोर्ट्स आते हैं। मतलब यहाँ पे कर्नाटिक जो है ट्रेड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मद्रास और पौंडीचेरी जैसे क्या आते हैं, पोर्ट्स आते हैं। और जो भी कर्नाटिक रीजन को कंट्रोल करेगा, इसका मतलब ये है कि ट्रेड को वो कंट्रोल करेगा। जो भी कर्नाटिक रीजन को कंट्रोल करेगा, इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे साउथ इंडिया को वो कंट्रोल करेगा। तो ये जो मद्रास पोर्ट हुआ करता था ये ब्रिटिशर्स के पास हुआ करता था और पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच के पास हुआ करता था, फ्रांस के पास हुआ करता है, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करता था। तो यहाँ पे 2 जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, एक मद्रास पोर्ट और एक पौंडीचेरी पोर्ट। एक तो मद्रास ब्रिटिशर्स के पास है और पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अब जो भी कर्नाटिक को कंट्रोल करेगा, इन दोनों पोर्ट्स को कंट्रोल कर लेगा। इसका मतलब वो ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है पूरे के पूरे, और साथ ही साथ वो साउथ इंडिया को भी कंट्रोल कर रहा है, साउथ इंडिया में इन्फ्लुएंस रख रहा है। अब ट्रिगर कहां से होता है, मतलब वॉर क्यों होती है? देखो, वॉर का जो रीजन था ना, वो रीजन था क्योंकि यूरोप में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसके बीच, ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच। और यूरोप में क्योंकि ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान में पहुंच गया। तो हुआ क्या कि यूरोप में एक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी 1740 से लेकर 1748 के बीच में। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया का राजा जो हुआ करता था, जिसका नाम था चार्ल्स 6, उसकी हो जाती है डेथ। जब चार्ल्स 6 की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है वो सक्सेशन की वॉर स्टार्ट हो जाती है कि वहां पे अगला राजा कौन बनेगा। तो वहां पे जो है वो ब्रिटिशर्स और फ्रांस आमने सामने आ जाते हैं। तो आपको सिंपल इतना सा समझना है कि जो यूरोप के अंदर वॉर चल रही थी, मतलब यूरोप के अंदर ब्रिटिशर्स और फ्रांस आमने सामने थे, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दोनों की राइवलरी चल रही थी, इसलिए वो राइवलरी जो थी वो हिंदुस्तान तक पहुंच गई। अब होता क्या है कि 1745 में एक
फ्रेंच अपना ब्रिटिश नेवल कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था कोमोडोर बार्नेट। कौन था ये? ब्रिटिश नेवल कमांडर, ब्रिटिश नेवल कमांडर जिसका नाम था कोमोडोर बार्नेट। अब ये जो ब्रिटिश नेवल कमांडर था जिसका नाम बार्नेट था, कोमोडोर बार्नेट, उसने फ्रेंच शिप्स को जो है वो सीज कर दिया बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल का जो समुंदर है, ये जो बे ऑफ बंगाल आता है इस साइड सारा समुंदर, यहां पे उसने क्या किया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ जहाज थे उनको उसने सीज कर दिया, उनको कैप्चर कर दिया। अब होता क्या है कि फ्रांस को देखने को मिलता है कि भाई हमारी जो शिप्स हैं, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया है। तो फ्रांस में से एक फ्रेंच कमांडर भेजा जाता है जिसका नाम था ला बोर्डोनियस। ये जो ला बोर्डोनियस था ये फ्रांस से भेजा जाता है ताकि ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स से बदला ले, ब्रिटिशर्स के साथ जो है यहाँ पे उनके साथ रिटेलिएट करे। तो बेसिकली फ्रांस ने अपना एक कमांडर भेजा जिसका नाम था ला बोर्डोनियस, जो कि हिंदुस्तान भेजा गया ताकि ये जो ब्रिटिशर्स ने फ्रांस की शिप्स जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शिप्स हैं बे ऑफ बंगाल में जो कैप्चर या सीज कर ली है, उनको जो है वो छुड़ाया जा सके और ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो टकराया जा सके। उस वक्त फ्रेंच के जो गवर्नर हिंदुस्तान में हुआ करते थे उनका नाम था डुप्लेक्स। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, बड़े एम्बिशियस थे, बड़े मतलब एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे। फिर क्या होता है 1746 में, क्योंकि 1745 में ब्रिटिशर्स के कमांडर ने, कोमोडोर बार्नेट ने फ्रेंच शिप्स को सीज कर दिया था। तो 1746 में क्या होता है कि फ्रेंच जो थे उन्होंने मद्रास को सीज कर दिया। मतलब मद्रास जो कि इतना इंपॉर्टेंट सेंटर था ब्रिटिशर्स का, उस मद्रास को जो है वो क्या कर लेते हैं, फ्रेंच जो है मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मद्रास को सीज कर लेती है। अब मद्रास ब्रिटिशर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अब ब्रिटिशर्स को हिला दिया पूरा का पूरा। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अनवर उद्दीन को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी मदद की जाए। अनवर उद्दीन उस वक्त कर्नाटक के नवाब थे, मैंने आपको बताया, और उन्हीं के कंट्रोल में आता था ये जो मद्रास है। अब मद्रास क्योंकि ब्रिटिशर्स की टेरिटरी हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स का सेंटर हुआ करता था, फ्रेंच ने उसको सीज कर लिया। तो अब मदद मांगी जाती है किससे? अनवर उद्दीन से। अनवर उद्दीन जो कि कर्नाटक के नवाब थे, तो ब्रिटिशर्स ने अनवर उद्दीन से मदद मांगी। अब होता क्या है, एक बैटल होती है जिसको हम बैटल ऑफ सेंट थोम के नाम से जानते हैं। इस बैटल के अंदर क्या होता है, मतलब अब एक लड़ाई होती है। अब कर्नाटक के जो नवाब थे अनवर उद्दीन और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स, ये एक साइड आ जाते हैं। इनकी जो आर्मी थी इसको महफूज खान लीड कर रहे थे। मतलब कर्नाटक और ब्रिटिश एक साथ आ जाते हैं, अनवर उद्दीन और ब्रिटिशर्स एक साथ आ जाते हैं, और इनकी आर्मी को, मतलब ब्रिटिशर्स और कर्नाटक की आर्मी को जो है, अनवर उद्दीन की जो आर्मी है उसको लीड करते हैं महफूज खान। उसी के साथ साथ फ्रेंच एक तरफ थे और फ्रेंच की जो आर्मी थी उसको कैप्टन पैराडाइज लीड करते हैं। फ्रेंच की आर्मी बड़ी स्मॉल आर्मी थी, बड़ी छोटी सी आर्मी थी, और ये जो महफूज खान जिसको लीड कर रहे थे, ये जो कर्नाटक और ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, अनवर उद्दीन की जो आर्मी थी, ये थे 10,000 ट्रूप्स। 10,000 ट्रूप्स की एक बड़ी आर्मी थी। लेकिन होता क्या है कि फ्रेंच जो है, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच की जो आर्मी है जिसको कैप्टन पैराडाइज लीड कर रहे थे, उन्होंने इनको क्या कर दिया, हरा दिया। मतलब अनवर उद्दीन को हरा दिया। ये जो 10,000 ट्रूप्स की बड़ी आर्मी थी, फ्रेंच की जो छोटी सी स्मॉल आर्मी थी, उन्होंने 10,000 ट्रूप की बड़ी आर्मी को हरा दिया, और इस तरीके से बैटल ऑफ सेंट थोम में जो है वो फ्रेंच जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है 1748 में ब्रिटिशर्स जो हैं वो पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं। मतलब पौंडीचेरी जो कि फ्रेंच का एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो हालांकि सेंट थोम वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स को फ्रेंच ने हरा दिया था, लेकिन अभी भी लड़ाई चल ही रही थी आपस में दोनों की। कोई उसकी टेरिटरी कैप्चर कर रहा है, कोई उसकी टेरिटरी कैप्चर कर रहा है, कोई उसकी शिप्स को सीज कर रहा है, कोई उसकी शिप्स को सीज कर रहा है। तो दोनों के बीच में अभी भी गमासमी चल रही है। हालांकि बैटल ऑफ सेंट थोम में हरा दिया गया है फ्रेंच के द्वारा ब्रिटिशर्स को, और जो अनवर उद्दीन है उसको। अब वॉर का एंड कैसे होता है, तो वॉर का एंड होता है एक ट्रीटी के साथ। उस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपिले। एक्स-ला-चैपिले जो है वो एक जगह है जो कि प्रशिया मतलब यूरोप के अंदर आती है। ये जो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपिले है ये 1748 में साइन होती है, और इस ट्रीटी के तहत जो है मद्रास जो कि फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था वो वापस रिटर्न कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स को, और जो फ्रेंच थे उनको जो है वो लुइसबर्ग मिलता है। लुइसबर्ग एक जगह है नॉर्थ अमेरिका में। तो फ्रेंच को जो है वो लुइसबर्ग दे दिया जाता है,
जो लुइसबर्ग पहले हुआ करता था ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करता था, लेकिन ये फ्रेंच को वापस मिल जाता है और इस तरीके से वॉर का एंड हो जाता है किसके साथ, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले के साथ 1748 में जो होती है। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म हो जाती है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंदर जो है वो फ्रेंच प्रेस्टीज जो थी, फ्रेंच जो प्रेस्टीज थी वो बढ़ गई, फ्रेंच प्रेस्टीज बढ़ गई और जो ब्रिटिश प्रेस्टीज थी वो डिक्लाइन कर गई, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंच थे, ब्रिटिश प्रेस्टीज जो थी वो डिक्लाइन कर गई, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि फ्रेंच जो थे वो ज़्यादा ताकतवर साबित हुए, क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ सेंट थोम को जीत लिया और अनवरुद्दीन को हरा दिया और इस तरीके से जो है वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है ख़त्म हो जाती है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में चल रही थी। जो फ्रेंच इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों हुई ये वॉर, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के अंदर जो है वो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आमने सामने आ गए थे और ये जो यूरोप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दोनों पावर्स के बीच में वो हिंदुस्तान तक पहुंच गया और फिर हिंदुस्तान में जो है वो एक बैटल ऑफ सेंट थोम होती है जिसके अंदर जो है वो फ्रेंच जीत जाते हैं। छोटी सी आर्मी फ्रेंच की जो है वो 10,000 की बड़ी ट्रूप जो थी महफूज खान की या फिर अनवरुद्दीन की, जिसको महफूज खान लीड कर रहा था, उसको हरा दिया जाता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले होती है 1748, जिसमें मद्रास वापस दे दिया जाता है ब्रिटिशर्स को और फ्रेंच जो थे उनको वापस लुइसबर्ग मिल जाता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है। इसके तहत जो है फ्रेंच प्रेस्टीज बढ़ गई और ब्रिटिश प्रेस्टीज डिक्लाइन कर गई। यहाँ पे फ्रेंच जो है वो ज़्यादा ताकतवर साबित हुए। अगले लेक्चर के अंदर हम सेकंड वॉर कर्नाटिक वॉर और उसके अगले लेक्चर में हम थर्ड कर्नाटिक वॉर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।